नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भीम। दोस्तों, हम पिछले 2 सालों से लगातार सुनते आ रहे हैं कि कोरोना क्या है, कोरोना कैसे है, कोरोना की बीमारी। और हमने कई बार सुना है कि कई लोग जो है वो दुनिया से चले गए कोरोना के कारण, लेकिन हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया ठीक ढंग से कि कोरोना क्या चीज़ है, कोरोना से कैसे मृत्यु हो रही है, कोरोना क्या होता है, कोरोना कैसे होता है और कोरोना से कैसे बचें। तो आज मैं अमरावती में हूँ और अमरावती में आज मैं आपको आपके TNN 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसे डॉक्टर को लेकर आया हूँ जो कोरोना पर हमसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं स्वागत है आपका TNN 24 न्यूज़ चैनल में डॉक्टर तनवीर साहब। डॉक्टर तनवीर साहब, मैं शुरुआत करना चाहता हूं मेरे पहले प्रश्न से। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि कोरोना है क्या? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हम एक दूसरे से मिलने से फैलती है जी। कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से हमें लंग्स में इन्फेक्शन होता है सबसे पहला, जिससे हमारा वो ऑक्सीजन लेवल कम करता है। तो कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और उसके साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपने को बचना है जी। और कोरोना बीमारी ऐसी है जो अपने परिवार में अगर एक को आती है तो पूरे परिवार में सभी को होने के उसके चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए बच्चों को, बूढ़ों को और कमज़ोर जो कोमोबिलिटी जिसको बोलते हैं अपन, जो बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, उनको इससे दूर रखना है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, हम तो यंग हैं, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छा है, हम उससे लड़ सकते। लेकिन जो कमज़ोर रहते हैं, जैसे ओल्ड एज है या औरतें हैं, बच्चे हैं, इनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे बच्चों में तो बहुत कम होता है, उनका वायरल लोड बहुत कम है। और ख़ासकर बूढ़ों में, ओल्ड एज में, उनमें बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इसमें जो है वायरस जो है सबसे पहले अपने जो है लंग्स पे अटैक करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम तो उसके बहुत सारे हैं, जैसे हम लोगों को उसको निगलेक्ट नहीं करना है। पहला सिम्टम्स ये है कि थोड़ा बुखार आएगा, किसी को खांसी होगी, किसी को गले में थोड़ी खराशी होगी, किसी को छींकी आएगी, किसी का सर दुखेगा। एकदम माइनर सिम्टम्स है, तब अपने को सीरियस होना है उसमें। तब ऐसा लगे कि भाई कुछ अपने को खांसी आती है, कुछ गले में खराश है, तो फ़ौरन कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से। उसको सीरियस ले फ़ौरन, ताकि उसका पहला ही जो फेज़ रहता है 5 दिन का, 5 दिन के फेज़ में वो डिस्ट्रॉय हो जाए वायरस। सेकंड फेज़ मीन्स वो अपने लंग्स में चला जाएगा। फिर वापस वो लंग्स में गया तो वो अपना जो सैचुरेशन है, जिसको O2 लेवल बोलते हैं अपन, O2 लेवल नीचे चला जाता है। नॉर्मली 98-99 पे रहना चाहिए, वो नीचे ले आता है। जैसे जैसे अपने लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे अपना इसको CT स्कोर बढ़ता है। CT स्कोर मैक्सिमम 25 तक है। अच्छा। इसीलिए डॉक्टर्स ने बोला है कि जब अगर CT वैल्यू अगर 20 के ऊपर चलता है तो रेमडेसिविर दो, नहीं तो 2 मंथ। अभी WHO का नया गाइडलाइंस है कि भाई जो पेशेंट्स में 20 के ऊपर अगर रहता है तो उसी को रेमडेसिविर दो। अच्छा। नहीं तो उनको जो है वैसा तो वो स्टेरॉइड देने के बाद 5 दिन का अगर देते हैं उनको तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर तनवीर साहब, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे कि ये क्वारंटीन जो होते हैं 7 दिन या 14 दिन, तो इसमें क्या उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या इसके डेफिनेशन क्या है इसकी? जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी से आपको इन्फेक्शन हुआ है कोविड का, तब आपको वो सिम्टम्स आएंगे नहीं। पहला जो 5 दिन रहते हैं, 5 से 6 दिन, वो पहला फेज़ रहता है उसका। पहले फेज़ के बाद में वो सेकंड फेज़ उसका दूसरे 5 दिन का रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई क्वारंटीन का मीनिंग ये है कि पेशेंट चाहे मेडिसिन ले चाहे मेडिसिन ना ले, एसिम्प्टोमेटिक में भी पेशेंट रहता है तो 10 दिन तक उसका एक दूसरे से फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। अच्छा। लेकिन 10 दिन के बाद वो लो हो जाए, वायरल लोड उसका ख़त्म हो जाता है पूरा। अच्छा। तो मैक्सिमम WHO ने 14 दिन रखा है। हालांकि वो पहले फेज़ में 6 से 7 दिन में चला जाता है, वो सेकंड फेज़ में उसको चांसेस ही नहीं रहते दूसरे को फैलने के लिए। अब हम बोलते हैं CT वैल्यू, जो रिपोर्ट में जो अपना थ्रोट स्वैब या नेजल स्वैब में से जो रिपोर्ट आता है, तो CT वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, वो 24 के ऊपर रहता है तो खतरा कम रहता है वायरल लोड का, क्योंकि 24 के ऊपर जाने के बाद 35 जब चला गया हो तो निगेटिव हो जाता है। जैसे आपको आज कोविड हुआ, कोविड होने के 10 दिन तक कोई इन्फेक्शन आया नहीं, और उसके बाद आपको लगा कि थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे सिम्टम्स, तो तब वो 10 दिन बाद अगर टेस्ट करते हैं तो आपका निगेटिव वैल्यू जा सकता है उसका।
अच्छा। हाँ हाँ, नेगेटिव 35 के ऊपर वो नेगेटिव हो जाता, मैक्सिमम उसका 35 है। कोरोना जो है ये बच्चों पर भी हमला करता है, ये उन पर भी कोई धोखा है उस बच्चों पे अभी जो थर्ड वेव आने वाली है, जैसे अभी क्या हुआ है कि फर्स्ट वेव जो आई थी उसमें फर्स्ट में ओल्ड एज थे, अभी मिडल एज वाले आ गए, और इसके बाद वो थर्ड में बच्चों में चला जाएगा। जैसे अभी फ़िलहाल में जो सेकंड में है, सेकंड में जो बच्चे आ रहे हैं अभी, तो वो पोस्ट कोविड है, जिसमें बच्चों के एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो, उसके बच्चों के एंटीबॉडी पे ये कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है वो। तो बच्चे भी अभी पोस्ट कोविड में आ रहे हैं, जैसे उनके ब्लड रिपोर्ट्स जो है वो एबनॉर्मल आती है, CRP 100 के ऊपर, डी डायमर 2700 से 3000 के ऊपर आता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो इन्फेक्टेड होकर निकल रहे हैं, लेकिन वो सीरियस हो रहे हैं बच्चे। तो पालकों ने क्या व्यवस्था करना चाहिए, किस तरह से अपने बच्चों की सुरक्षा करना चाहिए? अभी तो क्या है, जैसे हम लोग अगर बाहर घूमते हैं, आप और मैं समझो जैसे अपन बाहर जाते हैं, बाहर से आने के बाद बच्चों के करीब ना जाए। अच्छा। कम से कम अपना सैनिटाइज करें अपने बॉडी को, और वॉश करें अपने हाथों को, उसके बाद ही बच्चों को लें। किन चीज़ों से बच्चों को रोकना होगा हमें? सबसे पहले बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने नहीं देना है हमें। उसके बाद जब हम लोग घर में आते हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, जितना हो सके उतना। अब 100% तो नहीं हो सकेगा, जो जितना होता है अपने से उतना करना है। डॉक्टर, इसमें क्राइटेरिया है कुछ एज का? बच्चों में क्राइटेरिया क्या है, तो अभी तो 1 मंथ के बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है, एडमिट है हमारे अमरावती में डॉक्टर हेमंत मुर्के के यहाँ, एक 1 मंथ का पेशेंट है। डायग्नोस ही नहीं हो रहा था कि पेशेंट को इतना बुखार कैसा आ रहा है। हमारे सीनियर पीडियाट्रिशियन MD पीडियाट्रिक है हमारे यहाँ पे अमरावती में, तो वो भी डायग्नोस नहीं कर पाए, उनको भी कम से कम 4 दिन लगे उसको डायग्नोस करने के लिए। कल डायग्नोस हुआ है कि पेशेंट ये पोस्ट कोविड का बच्चा है। अच्छा, जो लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि कोरोना नहीं है, ये सब अफवाह है, ये है, हल्के में लेते हैं, जो उसका उस पर केयर नहीं करते, उन लोगों को उनको तो कहना चाहिए? उनको तो हमको थोड़ा कैसा गाइड करना होगा सभी लोगों को। कुछ लोग ऐसा है कि भाई बेरोजगार हो गए इसीलिए बोल देते हैं कि अभी कोविड नहीं है, उनको भी लग रहा है कि कोविड है, इसीलिए अपना शिक्षण विभाग बंद है, आरोग्य विभाग बंद है, प्रशासन के सभी ऑफिसेज बंद है। गवर्नमेंट नुकसान नहीं करेगा कि अपना चलता देश स्टेट कहाँ से चलेगा, वो टैक्स आएगा उसी से चलेगा ना। बिल्कुल, पूरा स्टॉप हो गया है, सब स्टॉप हो गया है। तो जब इनकम सोर्स ही बंद हुआ है तो वो तो नीचे जाएगा ना, अपना तो ग्रोथ रेट ही नीचे आ जाएगा ना। ये प्रशासन जो लॉकडाउन किया, इसका उपाय ये है कि हॉस्पिटल पे उसका जो वेट पड़ेगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे वेट पड़ेगा, प्राइवेट में पड़ेगा, व्यवस्था उतनी है नहीं। बिल्कुल, जो चरमरा गई है पूरी सीमा जो है, हाँ। काम की सारी शॉप बंद है, दुकानें बंद है, सब तरह से बंद है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं एक उचित कदम उठाते हुए चल रही है, ये कहना है आपका। हाँ। मैं चलता हूँ थोड़ा आपको लेकर ब्लैक फंगस की तरफ, के क्या बीमारी है, क्या है ये, कौन सी बला है? ब्लैक फंगस का इसको मेडिकली लैंग्वेज में बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस जी। ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स में जिनको एक्सेस स्टेरॉइड का डोज दिया जाता है पेशेंट्स में, जैसे ओमनाकॉर्टिल है, डेक्सा है, ये सब स्टेरॉइड्स नेम है। ये डॉक्टर्स लोग अगर कोई गलती ऐसा करते, क्योंकि उसका सबसे पहला तो जो है वो कोई भी पेशेंट्स को आप रेमडेसिविर देंगे वो मेडिसिन नहीं है। अच्छा। फेविपिराविर टैबलेट्स में जो देते हैं वो भी उसकी मेडिसिन नहीं है, उसकी मेडिसिन कोई बनी नहीं है। इसीलिए तकलीफ है सब लोगों को, भाई इसको लॉकडाउन करके कम से कम इसका जो है इसका कॉन्टेक्ट ट्रेस किया जाए इसको। बाकी इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, इसीलिए डॉक्टर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि इसको अपन स्टेरॉइड देते हैं तो ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका वायरल लोड कम हो जाता है। इसके लिए एक मेडिसिन किया है कि भाई एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, इसको तुम स्टेरॉइड दो, उसी से रिलीफ मिल रहा पहले। उसके डोज 5 टैबलेट रहते हैं, 5 डोज रहते हैं, लेकिन एक्सेस मेडिसिन देने डॉक्टर्स लोगों की थोड़ी गलतियाँ है उसमें कि वो ज़्यादा डोज देने की वजह से या ज़्यादा ऑक्सीजन पे रखने की वजह से। अच्छा, उसका साइड इफेक्ट होता है? साइड इफेक्ट, और डायबिटीज़ में और BP पेशेंट, डायबिटीज़ में मैक्सिमम होता है। वो फंगस है, वो फंगस ऐसे है कि वो तो अपने नेज़ल से शुरू होगा, नेज़ल से साइनस के पास से शुरू होगा और आँख तक जाएगा। और फंगस जो है, फंगस मीनिंग्स कैसा है कि उसके जो रूट्स रहती है फंगस की, वो बुरसी कैसी आती है, अपनी बुरसी बोलते हैं ना अपन, उस टाइप उसके रूट्स जो है वो अपने ब्लड के कैपिलरीज में इंसर्ट हो जाते हैं, वो अंदर में चले जाते हैं और ब्लड को वहाँ सर्कुलेशन को रोक देते। जब आपके बाल को, नाखून को, चमड़ी को, या जो कुछ भी अपने मसल्स है उसको अगर ब्लड नहीं मिलता है तो वो चीज़ वहाँ
ख़राब होना शुरू होती है, इन्फेक्शन पैदा करती अच्छा, है। बताया जाता है डॉक्टर साहब कि जिन लोगों को ऑक्सीजन दिया गया ज़्यादातर उन्हीं को ब्लैक फंगस हो रहा है। हाँ ज़्यादातर। हाँ, करेक्ट। क्या क्या कारण हो सकता है? वो जो O2 कंटिन्यू देती है ना उनको, जी। तो नेज़ल में उनके ड्राइनेस बढ़ जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन तैयार होता है उसका। अच्छा। हाँ, कंटिन्यू उनको, और ऑलरेडी कैसा है, वो डायबिटीज़ पेशेंट है, उनका शुगर लेवल तो हाई रहनी है, और उनको अपन जैसे वो पेशेंट्स को ऑलरेडी रेमडेसिविर भी दिया जाता, स्टेरॉइड भी दिया जाता, एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता, वो एक्सेस मेडिसिन की वजह से वो फंगस तैयार हो जाता है उसमें। डॉक्टर साहब, एक अलग ही मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और काफ़ी आपको जानकारी है मेडिकल लाइन से, आप काफ़ी लोगों का इलाज भी कर चुके हैं, कि ये जो वैक्सीन दी जा रही है तो ये ब्लड ग्रुप के हिसाब से नहीं है वैसे भी, और सुनने में ये आता है, चर्चा ये भी होती है कि उससे काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैक्सीन जो है अपने जो इंडिया में फ़ायदेमंद है या कितना हाँ, नुकसानमंद? तो अपना जो वैक्सीन है ये 2 कंपनी की वैक्सीन, एक तो अपना कोवैक्सीन है, दूसरा कोविशील्ड है, और दोनों भी वैक्सीन की जो इफ़ेक्टिव जो उनकी जो उन्होंने ये किया है कि इफ़ेक्ट कितना करेगा करके, जैसा अमेरिका का जो है वो 80 to 90 तक करता है इफ़ेक्ट, एंटीबॉडीज़ तैयार करता है ना अपने बॉडी में, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करेगा, बाकी वैक्सीन का कोई रोल दूसरा नहीं है, वो इम्यूनिटी पावर अपना डेवलप करेगा। लेकिन अपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों भी जो है ये खाली अपने 60 to 70 तक के इफ़ेक्टिव है। अच्छा, अपने यहाँ का वैक्सीन। और वैक्सीन कैसा है, पहला जो डोज होता है वो तो 28 दिन के बाद सेकंड डोज लो, 28, अभी नया जो रूल्स आया है उसमें 2 से 2.5 महीने भी लिया है तो चलेगा बोले, लेकिन वो वैक्सीन सेकंड डोज होने के 1 महीने बाद वो इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए, तब तक वो काम नहीं करेगा आपके बॉडी में। अच्छा, 2 महीने बाद, पहले डोज से 2 महीने बाद काम करेगा। वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैक्सीन से कोई घबराए ना, सभी वैक्सीन ले, सभी लोग वैक्सीन ले, जो भी गवर्नमेंट का जैसा प्रोटोकॉल आएगा, जैसा गाइडलाइंस आएंगी कि ये एज में देना है, वो एज में देना है, बिल्कुल लेना है सभी को वैक्सीन। वैक्सीन से क्या होगा कि हमारा जो कांटेक्ट में जो आने वाले लोग हैं, जैसा मैं वैक्सीन लिया हूँ, कोई काम का नहीं हूँ, मैंने वैक्सीन लिया, 2 डोज हो गए, कोई काम का नहीं, आप लोगों ने नहीं लिया, जब तक आप सब नहीं लोगे तब तक ये वैक्सीन कोई काम का नहीं है, इसीलिए सभी को वैक्सीन लेना है उसमें, और कोई साइड इफेक्ट उसके नहीं है। बिल्कुल सभी को वैक्सीन लेना है। अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, अगर हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। तो बिल्कुल हमने बात किया ब्लैक फंगस पर भी बात किया, हमने बात किया कोरोना कैसे होता है, हमने बात किया कोरोना से कैसे बचें, ये सारी जानकारी हमें TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे दे रहे थे डॉक्टर तनवीर साहब, जो अमरावती से है। इसकी जानकारी पूरी तरह से रखते हैं डॉक्टर तनवीर साहब, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी माहिती भी दी है और कहा है कि हो सके तो कोरोना से बचने की कोशिश भी ज़रूर करें। तो आप देख रहे थे मेरे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल पे डॉक्टर तनवीर साहब को, जिन्होंने काफ़ी हमें जानकारी दी है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, अमरावती।